नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें देते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। राजीव कपूर हैं हमारे साथ ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी है रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले आज की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर आज कल शाम के सत्र में तेज मुनाफा वसूली दिखी थी, ऊपरी स्तरों से काफी कमजोरी थी, लेकिन आज यहां पर वापस से खरीदारी लौट आई है। 250 रुपए के आसपास गोल्ड मजबूती दिखा रहा है। चांदी की बात करें तो 500 रुपए तक की तेजी यहां पर दिख रही है। क्रूड में दायरे में कारोबार हो रहा है, 83 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। एमसीएक्स क्रूड में हल्की कमजोरी दिख रही है। नेचुरल गैस कल 11% से ज्यादा दाम टूट गए थे, आज हल्की गिरावट यहां पर 465 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो 0.25% तक की तेजी है, 700 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर कॉपर कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट में मेंथा जहां पर हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 945 रुपए पर। कॉटन 31,700 रुपए के नीचे। और हल्दी को लेकर खबर है कि घरेलू बाजार में मांग कम है और इसलिए तेजी पर यहां पर लगाम लगा हुआ है। 7,150 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे में भी मुनाफा वसूली दिख रही है ऊपरी स्तरों पर, आज 25,300 रुपए के नीचे आ गया है। धनिया 1% की कमजोरी दिखा रहा है, 9,700 रुपए के आसपास। तो ये कुछ टॉप 10 खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए गोल्ड और सिल्वर की चाल देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल एक शार्प मूव देखने को मिला था दिन के कारोबार के दौरान, वो मूवमेंट पूरी तरह से गायब होता दिखा, क्योंकि डॉलर में वहां मजबूती आई और यूएस से जिस तरह के डेटा आए थे सर्विसेज सेक्टर को लेकर, जॉब रिपोर्ट बेहतर है, तो लग रहा है कि हो सकता है कि फेड का रुख सख्त हो, उस जो नरमी की उम्मीद की जा रही है हो सकता है उतनी नरमी ना हो। ये फैक्टर्स यहां पर दबाव बनाया गोल्ड और सिल्वर को लेकर। राजीव कपूर जी, क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में यहां से किस तरह की चाल रहेगी? क्या आज भी शाम के सत्र में यहां पर मुनाफा वसूली दिख सकती है? और अगर किसी ट्रेडर को पोजीशन बनानी है तो क्या करना चाहिए आज के दिन? क्या सलाह है आप लोगों की? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, जिस तरह कल अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए, उसके बाद हमने मार्केट में दबाव आते हुए देखा और डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो $104 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। प्लस यूएस के जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि यूएस की इकॉनमी अच्छा ठीक ठाक ग्रो कर रही है। हालांकि देखिए, इन दिनों त्योहारी सीजन भी रहता है तो मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली ज्यादा रहती है वहां पर, और उसका भी नंबर हमने देखने को मिला। और सीधा सीधा गोल्ड सिल्वर पे दबाव एक और है कि आने वाली फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के ऊपर भी चर्चा होनी है। प्लस आधा 50 बेसिस पॉइंट की तो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है। प्लस फेड की जो कमेंट्री है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो अभी तो मुझे कल की गिरावट देख के ऐसे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ गया है। मतलब इतनी बढ़त के बाद मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड में अराउंड 53,850 के आसपास बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, 54,050 के स्टॉप लॉस से 53,400 के टारगेट के लिए। सिमिलरली सिल्वर में भी मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट अब एक कंसोलिडेशन में जाएगा, करेक्शन में जाएगा। एक अच्छी खासी बढ़त ले चुका है, तो 65,900 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं, 66,250 के स्टॉप लॉस से 65,100 के टारगेट के लिए। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर राजीव कपूर जी का कॉल है कि यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही करनी चाहिए। 53,850 पे आपको गोल्ड बेचना है और टारगेट 53,400 का। इंट्राडे के लिए कॉल है। सर, टाइम फ्रेम क्या है? 1 से 2 दिन या आज के दिन ही निकल जाए? पोजीशन काट लेंगे राजीव जी? 1-2 दिन के लिए अभी रख सकते हैं। मार्केट ने कल दिया एक 54,200 थोड़ा सा गोल्ड में प्रेशर था। डॉलर टर्म्स में बात करूं तो $1,810 एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है गोल्ड के लिए। तो 1-2 दिन के लिए पोजीशन रख सकते हैं। यानी राजीव जी को लग रहा है कि 1 से 2 दिनों के लिए, लेकिन जो भी ट्रेड बताए जा रहे हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा और जिस एंट्री पॉइंट है वहीं पे फॉलो करें ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपके लिए बेहतर हो। जिगर, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर में? आप क्या सलाह दे रहे हैं? आप सहमत है या आपको लग रहा है कि नहीं खरीदारी करनी चाहिए, अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के साथ जाएंगे आप? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। विश्व मोहन, मेरा यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है जी। जिस तरीके से हमने रूपी में एक वीकनेस देखी है पिछले 2-3 दिनों से, तो गोल्ड एंड सिल्वर में मोमेंटम पॉजिटिव रहा है, जिसकी वजह से एमसीएक्स पे एटलीस्ट ईयर टू डेट भी अगर हम देख ले, एमसीएक्स गोल्ड हैज गिवन
पॉजिटिव रिटर्न्स ऑफ अराउंड 10%, वेरेज कॉमेक्स गोल्ड में हमने शायद 3.5-4% का फॉल देखा था, मेनली बिकॉज ऑफ वीक रूपी की इस साल की चाल देखे तो काफी कमजोर रही है। 10% का हमने यूएसडी पेयर में रिटर्न देखा हुआ है, पॉजिटिव रिटर्न्स। मुझे लग रहा है 1810 1820, हाँ ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जो गोल्ड आज 1770 के आसपास है। आने वाले दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हर एक की मॉनेटरी पॉलिसी है नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। यस, डॉलर इंडेक्स में हमने एक बाउंस देखा है, आई डोंट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, लेकिन मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टुवर्ड्स 101 102 लेवल्स इन नियर फ्यूचर। नवंबर की तरह दिसंबर भी मुझे लग रहा है बुलियंस के लिए पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ पे फॉर इंट्राडे रिलायंस सिक्योरिटीज की ओर से हमारे यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। गोल्ड February contract one should go long around 53,600, 53,500 का स्टॉप लॉस एंड 53,800 का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नहीं, अलग कॉल है। जिगर को लग रहा है कि यहाँ पर नीचे में आपको जो डिप मिले वहाँ पर खरीदारी करके ही जाए। सोना 53,600 रुपये पे खरीदने की सलाह है और टारगेट है यहाँ पर 53,800 का। एक सिमिलर चीज़ यही है कि राजीव जी ने जो सेलिंग का लेवल दिया है इनके टारगेट के ऊपर दिया है, तो दोनों तरह के कॉल आप ले सकते हैं। तो नीचे खरीदें, 53,850 पे उन्होंने बेचने की सलाह दी है, वो टारगेट पूरा हो जाए फिर ऊपर में जाके बेचे, तो इतना वेट करने की सलाह दी, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है और बहुत कॉन्ट्रा कॉल इसको नहीं कह सकते हैं। दिव्या, आपकी सलाह क्या है? आप क्या करना पसंद करेंगे गोल्ड सिल्वर में आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। जैसे कि हमने कल देखा कि गोल्ड में हमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला हायर लेवल से। मेन रीजन ये है कि यूएसए में जो भी डेटा प्रिंट्स आ रहे हैं, बी इट नॉन फार्म पेरोल डेटा या आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहा है। तो उसके वजह से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मे बी फेड जो है थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकता है नेक्स्ट ईयर। अगर उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो उनके पास अभी भी रूम है, क्योंकि डेटा जो है अच्छे आ रहे हैं। तो उसके वजह से डॉलर इंडेक्स जो है, जो 6 मंथ लो पे था, 104 के आसपास चला गया था, वो भी 105 के ऊपर आ चुका है। तो वो एक रीजन से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये हफ्ते के लिए हमें सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए जब तक फेड मीट है उसके पहले। तो हम 53,900 के अराउंड सेल करें गोल्ड, स्टॉप लॉस हम 5400 का रखें और टारगेट हम नीचे में 53,650 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही सिल्वर की मैं बात करूं तो सिल्वर में भी हमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने मिला है। सिल्वर में भी मेरा जो व्यू सेम ही रहेगा सेल ऑन राइज का, 66,000 के अराउंड सेल करें, स्टॉप लॉस हम 66,500 का रखें और नीचे में 65,400 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके जिगर, अब करेंसी की बात आप कर रहे थे, रुपए में भी वापस से कमजोरी आ गई है, 82 के ऊपर चला गया है। यहाँ पर देखिए करीब करीब आधा % से ज्यादा की कमजोरी दिख रही है, 82.26 पे आ गया है। क्या यहाँ से कमजोरी और बढ़ेगी और 83 वापस से जा सकता है क्या? जी बिल्कुल विश्वमोहन, में जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेक्टेशन तो यही है यहाँ पे 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। फेड है नेक्स्ट वीक, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हर एक मॉनेटरी पॉलिसीज, ईच एंड एवरी मेजर मॉनेटरी पॉलिसीज लाइंड अप नेक्स्ट वीक ऑल्सो। कल के जो यूएस के डेटा आए थे, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग दैट इज सर्विस पीएमआई, काफी शानदार आए थे। उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा एक रिकवरी देखा था एंड यूएसडी आईएनआर पेयर भी देखिए 2 या 3 दिनों में हमने ऑलमोस्ट 1 रुपए की मूवमेंट देखी हुई है। रुपी हैज वीकन बाय नियरली 1 रुपी। ऑल्दो क्रूड में हमने एक शॉर्ट देखा हुआ है मार्केट में, दो दैट हैज नॉट वर्कड इन द फेवर ऑफ रूपी। मुझे लग रहा है 83 के लेवल्स दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। वन शुड गो लॉन्ग इन यूएसडी आईएनआर डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, सो बाय अराउंड 82.30, 82.15 स्टॉप लॉस एंड 82.60 शुड बी टारगेट फॉर टुडे और टुमारो। ओके क्रूड की बात कर लेते हैं। राजीव जी, क्रूड को लेकर क्या व्यू है? जिस तरह के इवेंट्स हैं क्रूड के साथ, जिस तरह के चीज़ें खबरें आ रही हैं यहाँ पर, G7 की प्राइस कैप के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की पाबंदी, इन सब खबरों के बीच में क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो सकता है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? अगर कुछ ऑप्शंस वगैरह की रणनीति आपके पास है तो वो भी बता दें। मृत्युंजय, सॉरी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि थोड़ा क्रूड में दबाव रहना चाहिए आज के दिन में। और एक बार मार्केट जो है पिछले निचतम स्तर जो इंडियन मार्केट में रफली 6,000 के आसपास मार्केट गया था पीछे, और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली थी। मुझे उतना नीचे नहीं लगता, बट ऐसा लगता है कि एक बार 6200 6150 के आसपास नीचे में क्रूड टच कर सकता है। और मुझे लगता है कि आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट बिकवाली की ही व्यू लेके चलना चाहिए। अराउंड 6450 के आसपास में बिकवाली कर सकते हैं, 6540 के स्टॉप लॉस से 6300 के लिए। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और प्योरली इंट्राडे के लिए काम करना है।
तो इसलिए सेलिंग करके चल सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 6100 6150 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। अगर हम थोड़ा सा पोजिशनल बेस पे लेके चलें तो वहां पर ऑप्शंस बाई की जा सकती हैं। जब मार्केट 6150 6100 के आसपास हो तो मेरे ख्याल से 6500 की ऑप्शन भी एक अच्छा मुनाफा दे सकती है वहां पर। जिगर, आपका व्यू कच्चे तेल पर, आप क्या सलाह देंगे? आज मेरा और राजीव जी का व्यू थोड़ा मैच नहीं कर रहा। जिस तरीके से चाइनीज मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली रीओपन हो रहे हैं, क्रूड की डिमांड बढ़ेगी। वन, यस, जो ईयू एम्बार्गो है रशिया पे, रशियन ऑयल पे, सीबॉर्न ऑयल पे $60 का वहां पे कैप लगाया गया है पर बैरल। सो मुझे लग रहा है दोनों साइड से मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बट मुझे लग रहा है शायद जो चाइनीज फैक्टर है वो शायद मार्केट को और अग्रेसिवली प्ले आउट करे। Crude December contract, one should go long around 6370. Stop loss should be 6300. Target would be 6520. लेकिन एक सिमिलर यही है आप दोनों के कॉल में कि वो काफी ऊपर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। राजीव जी यहाँ पर 6450 पे कर रहे हैं और आप नीचे में खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और इंट्राडे के लिए कॉल है। तो ब्रॉडर व्यू हो सकता है कि सिमिलर हो, लेकिन इंट्राडे के लिए हो सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये बता रहे हैं कि आप ऊपर के लेवल में बेच कर जाएं। अब दिव्या, आपके पास कुछ ऑप्शंस की रणनीति है क्या, और क्या कॉल खरीदेंगे या पुट, क्या सलाह दे रहे हैं आप? जैसे कि क्रूड ऑयल की बात करूँ तो काफी वॉलेटाइल है। लास्ट वीक 3% ऊपर था, और ये वीक अभी येस्टरडे का जो हाई लगा है वहां से ऑलमोस्ट 6% करेक्ट हो चुका है। डेटा पॉइंट जो भी है वो मिक्स आ रहा है, जैसे कि डिस्कस किया है कि रशियन ऑयल के ऊपर कैप लग गया है, और साथ ही साथ चाइना में भी ओपनिंग अप हो रहा है। तो डेटा पॉइंट तो मिक्स है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया जो है रिटेलिएट करेगा ये जो कैप लगा है उसके वजह से। तो एक नीचे लेवल पे मुझे लग रहा है सपोर्ट मिलना चाहिए प्राइजेस को। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन बाय करें 6300 का, 240 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 200 का रखें, और टारगेट हम ऊपर में 300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। आप 6300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। 240 पे खरीदें, 300 के टारगेट के लिए 200 का स्टॉप। तो चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। दिव्या गगलानी, नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल है, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस की रणनीति है आपके पास? हाँ, नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 20% डाउन है पिछले स्विंग हाई से जो 600 के करीब था। अभी 466 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अभी जो भी नेगेटिव न्यूज है, जैसे कि माइल्ड वेदर है यूएसए में एक्सपेक्टेड, और साथ में फ्रीपोर्ट टर्मिनल है उसमें भी एक्सपोर्ट में डिले हो रही है, तो ऑलरेडी वो प्राइजेस के अंदर प्राइस इन हो चुका है। और टेक्निकली 450 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक प्राइजेस ये लेवल ब्रेक नहीं करता तो मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी आ सकती है। हम 460 का जो कॉल ऑप्शन है वो हम बाय ऑन डिप्स करें, 35 के अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस हम 30 का रखें, और टारगेट हम ऊपर में 42 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। 460 के स्ट्राइक की कॉल खरीदें 42 के टारगेट के लिए, और इसे खरीदना है आपको 35 के आसपास में। जिगर, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है तेजी की संभावना है, कॉल ऑप्शंस के साथ ही जाना चाहिए या फ्यूचर्स में खरीद लें? जी विश्वमोहन, मुझे लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की संभावना है। तेजी शायद गलत वर्ड हो सकता है यहाँ पे। जिस तरीके से हमने दिसंबर में 600 का भाव देखा था बिगिनिंग में, और आज 460 का भाव है, तो 4 दिनों में लगातार हमने 17 to 18% का फॉल देख लिया है। पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में। वन शुड गो लॉन्ग अराउंड दिस लेवल्स ओनली, और ऑन अ डीप ऑफ 466 आल्सो। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस गो लॉन्ग अराउंड 466, 460 का स्टॉप लॉस लेके चले, एंड 477 शुड बी टारगेट। बेस मेटल्स में हालांकि तेजी दिख रही है कॉपर और जिंक में, लेकिन एल्युमिनियम दिन के ऊपरी स्तरों से देखिए काफी नीचे अब आ गया है, और कॉपर और जिंक की भी तेजी कम हुई है। क्या लग रहा है, क्या खरीदे और क्या बेचे, या अब बेचने का समय आ रहा है बेस मेटल्स में, कुछ बेच कर जाए जिगर? मुझे बेस मेटल्स को लेकर शायद थोड़ा बहुत उम्मीद है। यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है। जिस तरीके से चाइना में लॉकडाउन जो है, कोविड को लेकर नॉर्म्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलैक्सेशन हो रहा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव सेंटीमेंट। डॉलर इंडेक्स में भी वीकनेस, बढ़ोतरी दिख रही है मुझे। दिसंबर को मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स शुड गो टुवर्ड्स 103 102 आल्सो। सो ओवरऑल यहाँ अंडरटोन शुड बी द पॉजिटिव। सो मुझे कॉपर है, जिंक है, यहाँ पे मुझे एक खरीदारी का कॉल देने में थोड़ा आई एम मोर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन कॉपर एंड जिंक। सो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट कॉपर वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 697 694 स्टॉप लॉस लेके चले। 704 का टारगेट यहाँ पे 1 या 2 दिनों के लिए मुमकिन है। सेम वे जिंक, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गो लॉन्ग अराउंड 276 274 स्टॉप लॉस, एंड 280 इज टारगेट। कॉपर और जिंक खरीदने की सलाह जिगर की तरफ से। इस बार आप सहमत है? आप राजीव जी, आपको भी लग रहा है कि कॉपर जिंक खरीदना चाहिए?
विश्व में बिल्कुल मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक और बाकी बेस मेटल्स में भी आने वाले दिनों में तेजी रहेगी। अगर मैं सिर्फ एल्युमिनियम की बात करूं तो 213 का एक ऐसा इम्पोर्टेंट स्तर था जिसे एल्युमिनियम क्रॉस नहीं कर पा रहा था और पिछले 2 दिन से एल्युमिनियम उसके ऊपर ही लगातार ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है एल्युमिनियम कुड बी द मेटल जिसमें एक अच्छी बढ़त आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और अगर आज और कल के सत्र तक की अगर मैं कॉल की बात करूं तो अराउंड 214.50 या करंट रेट 14.20 चल रहा है, वहां पर भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 12.5 का मेंटेन करें, 17 का टारगेट रखें। देखिए कॉपर में भी मुझे लगता है कि आगे बढ़त ही रहनी चाहिए, बट 703 के स्तर के ऊपर कॉपर सस्टेन नहीं कर पाया कल। हालांकि चाइनीज डेटा भी चाइनीज न्यूज भी ठीक था, प्लस अमेरिका का डेटा भी ठीक था, बट उसके बावजूद 703 के स्तर के ऊपर नहीं जा पाया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि करेक्शन आ सकता है कॉपर में, तो या तो खरीदने के लिए थोड़ा नीचे का वेट करें, अदरवाइज 703 के ऊपर जब मोमेंटम गैदर करे तो वहां पर खरीद के चले 710 के लिए 698 के स्टॉप लॉस से। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट के बाद अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ राहिल शेख हैं, एमडी है MEIR कमोडिटीज इंडिया के और साथ ही एस्टा के वाइस चेयरमैन भी है। सर स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर चीनी उत्पादन को लेकर अब खबर ये आ रही है, कई सारे ट्रेडर्स फार्मर्स वगैरह कह रहे हैं कि उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 7% कम रह सकता है। पिछले साल हमने देखा था कि 358 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। हालांकि इस्मा को इस बार भी लग रहा है कि 360 लाख टन उत्पादन होगा, लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है कि उत्पादन 333 लाख टन घटकर हो सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले 7% कम है। क्या रिपोर्ट है, क्या वजह है, क्या यील्ड ही वजह है या कुछ और वजह है? सर यील्ड ही घटने की आशंका है या कोई और वजह आपको दिख रही है? तो सबसे पहले तो ये जो न्यूज है ये रॉयटर्स ने शायद कल फ्लोट करी थी कि हिंदुस्तान का क्रॉप 60% से डाउन होगा। तो मोरलेस उन्होंने यील्ड के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा दारोमदार लगाया कि यील्ड महाराष्ट्र और कर्नाटका में काफी कम है। हमारा ये ओपिनियन है सर कि अभी इट्स टू अर्ली डेज टू से कि बहुत क्रॉप इतना कम हो जाएगा। बस ये अभी लेट क्रशिंग की वजह से क्रशिंग शुरू हुई है। महाराष्ट्र में भी क्रशिंग लेट शुरू हुई, कर्नाटक में भी और यूपी में अभी हुई है। तो पिछले साल के नंबर्स जो 30 नवंबर के उत्पादन है और ये साल के नंबर्स वर्चुअली सेम है, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमारा अनुमान है कि ये इट्स टू अर्ली डेज टू से के 60% प्रोडक्शन घट जाएगा। मेरा अनुमान ये है कि यील्ड पे जरूर थोड़ी सी महाराष्ट्र में यील्ड के बारे में डिस्कशंस फार्मर्स के साथ करो तो कम है, बट आज अभी कह देना एक महीने की क्रशिंग में कि ये 60% डाउन है या 10% डाउन है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आई थिंक अनदर 15 से 20 दिन इसको देना पड़ेंगे जब आपको रियलिटी में पता चलेगा कि यील्ड जो और गन्ना क्रश हो रहा है उसमें यील्ड की कमी है या नहीं है। अगर यील्ड की अगर चिंता अगर होती है तो कि कौन से ऐसे पॉकेट्स होंगे, कौन से स्टेट्स होंगे? क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर ही चिंता है यील्ड को लेकर, या यहाँ पर ठीक है स्थिति? नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र कर्नाटका को ही यील्ड को लेकर के थोड़ी चिंता है। यूपी में थोड़ी इंडस्ट्रियल रिकवरी को लेकर चिंता है, बट वो इतनी अभी मतलब मैंने कहा ना इट्स टू अर्ली डेज। अभी बस एक ही महीना हुआ है क्रशिंग शुरू होके, और अब 30 नवंबर के नंबर्स को पिछले साल और ये साल के देखोगे तो दोनों साल का उत्पादन ऑलमोस्ट सेम है, तो ज्यादा अंतर है नहीं आज की तारीख में। तो यील्ड की अगर जहां तक कंसर्न है, अगर आपको वो सिंपल आंसर चाहिए उसका, तो महाराष्ट्र के पॉकेट्स में है, मेनली शोलापुर रीजन है, थोड़ा बहुत पूना साइड का रीजन है, वहां पर ये सब बातें चली है, और नॉर्थ कर्नाटक की तरफ पे है। यानी अभी बहुत ही शुरुआती दौर है, अभी तो क्रशिंग चल ही रहा है, तो अभी ये बहुत कहना जल्दबाजी होगा कि अभी उत्पादन क्या हो सकता है। सर अब अगला सवाल मेरा होगा एक्सपोर्ट को लेकर। एक्सपोर्ट के जिस तरह के पहले चरण का कोटा आ चुका है, क्या इसमें बढ़ोतरी की कितनी संभावना और दिख रही है आपको? यहाँ से दूसरे चरण में कितना कोटा और आ सकता है? सर अगर आप सारे इंटरव्यूज को पीछे से देखते चलेंगे तो हमने कहा है कि अगला कोटा जो है वो भारत सरकार उत्पादन को लिंक करेगी कि भाई अभी 60 लाख हमने आपको दे दिया है, आगे का उत्पादन लिंक्ड हो जाएगा। तो अगर 36 का उत्पादन होगा तो मेरा अनुमान है 20 लाख टन का कोटा और आना चाहिए। और आज का जो अनुमान है वो बेसिकली प्रोडक्शन नंबर का 35 और 36 के ही रेंज का है आफ्टर द डाइवर्जन ऑफ एथेनॉल। तो मुझे लगता है कि अगर 36 का उत्पादन आता है तो एक 20 लाख टन का हमको और कोटा मिलना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। 20 लाख टन की और उम्मीद है। शुक्रिया राहिल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि क्या स्थिति है
या अभी अर्ली स्टेज में है, अभी कहना मुश्किल है कि उत्पादन कितना रह सकता है, तो अभी और स्थिति साफ होने दीजिए, तो जनवरी तक और स्थिति बेहतर पता होगी कि किस तरह के उत्पादन के नंबर आ सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं, हम एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज ग्वार पर दबाव दिख रहा है। राजीव जी, क्या लग रहा है ग्वार में क्या हो रहा है? क्या अब जो एक बड़ी तेजी अचानक से आई थी 30-40% के आसपास ग्वारगा में और ग्वार सीड में महीने भर में, वो तेजी अब थमती दिख रही है? क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्या सलाह दे रहे हैं आप? विश्वमोहन जी, देखिए ग्वार तेजी आई थी, उसके बाद मार्केट अब एक रेंज में चला गया। अगर मैं देखूं तो रेंज लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, अराउंड 5700 से 6300 के बीच में रेंज पकड़ के बैठा है ग्वार। तो मुझे लगता है अभी कुछ दिनों तक तो इस रेंज में ही रहना चाहिए। अगर 5700 के आसपास आए तो थोड़ा खरीदने का ट्रेड लिया जा सकता है 5600 के स्टॉप लॉस से, और वापस 6200 तक के टारगेट के लिए। थोड़ा रेंज नैरो होता भी दिख रहा है ऊपरी स्तर से। जैसे पहली बार इसने हाई बनाया था तो रफली ग्वार ने 6390 का हाई बनाया था, और सेकंड रैली में 6290 का बनाया है। तो मुझे लगता है कि 5700 कुड बी द गुड लेवल जहां पर खरीद सकते हैं ग्वार को 5600 के स्टॉप लॉस से, 6000 और 6200 के टारगेट के लिए। मसालों में क्या लग रहा है सर? जीरे में अच्छी तेजी आई थी, वापस से आज सुस्ती दिख रही है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोरिएंडर, धनिया और हल्दी, यहाँ पर दबाव ज्यादा है। क्या खरीदे क्या बेचे इन तीनों ही काउंटर में? देखिए जीरा जो है 26,000 का इसमें अहम रेसिस्टेंस है। तो जीरा मुझे लगता है कि अगर खरीदने के लिए चुनना चाहिए तो अराउंड 24,900 24,800 के आसपास जीरे को खरीदने के लिए सोचा जा सकता है। और कोरिएंडर की बात करूं तो कोरिएंडर का प्राइस एक्शन नेगेटिव है। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, तो बाजार थोड़ा दबाव में दिख रहा है, और बाजार थोड़ा और नीचे भी आ सकता है कोरिएंडर का। और टर्मरिक लास्ट टर्मरिक तो मुझे लगता है कि विश्वमोहन जी थोड़ा कंसोलिडेशन लग रहा है, थोड़ा और नीचे आ सकता है, बट 7,700 7,600 एक अच्छे सपोर्ट के लेवल होंगे जहां से फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया राजीव जी आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने